हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज है हमारा लास्ट लेक्चर रियल एनालिसिस का, और लास्ट टॉपिक जो है इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल जी अल्फा से लेके एच अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा इंटू डी एक्स, where g alpha and h alpha are the functions are the functions of parameter alpha। लिखिए स्टेप 1। फर्क क्या दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? पहली तो चीज हमको दिख रहा है इंटीग्रल में जी अल्फा और एच अल्फा है, यानी जो हमारा पैरामीटर है उसी का कोई ना कोई फंक्शन हमारे लिमिट्स में प्रेजेंट है। अभी तक कैसा रहता था? लिमिट्स में एक कांस्टेंट वैल्यू रहती थी जिसका पैरामीटर से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का एक फंक्शन दिया हुआ है हमें लिमिट्स। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? एज इट इज आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल जी अल्फा से लेके एच अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा इंटू डी एक्स। स्टेप 2 डिफरेंशिएट both sides of equation 1 with respect to alpha and using general form of Leibniz rule of differentiation under the integral sign we get। अब समझिए यहां पे जो आप जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्ज रूल लगाते हैं वो किस तरीके से लगता है। पहला, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं होगा, डेरिवेटिव लग गया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। किस पे? एफ ऑफ अल्फा को लग गया। अब देखिए राइट साइड में टोटल 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 3। पहली वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, पहली वैल्यू एज इट इज। देखो जी अल्फा से लेके एच अल्फा, बाहर है तो डेरिवेटिव, इंटीग्रल के अंदर आएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा से एफ ऑफ एक्स अल्फा इंटू डी एक्स। ये हो गई आपकी पहली वैल्यू। अब आएगा आपका सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू कैसे लिखेंगे याद रखना, पहली वैल्यू एज इट इज प्लस सेकेंड वैल्यू, आ गया प्लस सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या आएगा? आपको अपर लिमिट का लेना है डेरिवेटिव। क्या लेना है? अपर लिमिट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है? अल्फा के। तो आप लगाएंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ अपर लिमिट। क्या है अपर लिमिट? एच अल्फा आएगा। और जो क्वेश्चन है उसमें अपर लिमिट को कर देना है सब्स्टिट्यूट, तो आ जाएगा एफ। अभी तक क्या था? एक्स। अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एच अल्फा, और फिर आ गया अल्फा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहली वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है,
तब आ जाएगा कौन सा साइन, माइनस। सेम लॉजिक, लोअर लिमिट में लगेगा डेरिवेटिव, तो आप लगाएंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑन लोअर लिमिट, आ गया। और क्वेश्चन में एफ में जहां पे आपके पास अभी तक क्या था, एक्स था, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी अल्फा, और बाकी वैल्यू एज इट इज। तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्ज, याद रखेंगे पक्के में। बाकी तो फिर आप लोगों को मालूम है आगे की चीजें किस तरीके से फॉलो होती है। तब इसको समझते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन इसके किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये वाला फॉर्म याद रहेगा। क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को टोटल 3 वैल्यू में तोड़ना है वैल्यू को। अगर आपको लगाना है जी अल्फा से लेके एच अल्फा तक इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स अल्फा इंटू डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको लिया इक्वल टू एफ अल्फा लिया हुआ है। जब भी आप लेबनिट्ज रूल लगाएंगे तो पहले यहाँ पे डेरिवेटिव लगता है, तो आ जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ एफ अल्फा इक्वल टू, पहली वैल्यू में कोई चेंज नहीं, सेम लिखते हैं, जी अल्फा से एच अल्फा, बाहर है तो डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, किस पे, क्वेश्चन पे, तो आ गया एफ ऑफ एक्स अल्फा इंटू डी। दूसरी वैल्यू आती है प्लस। अब आप देखेंगे अपर लिमिट कौन है, एच अल्फा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, कर दिए। फिर उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन में जहां पे x था उसके जगह डाल दो अपर लिमिट, क्योंकि एक किसकी वैल्यू रहती है, x के जगह सब्स्टिट्यूट होती है जो भी लिमिट रहती है, तो पहले x के जगह डाल दो h अल्फा, बाकी कोई चेंज मत करो। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस साइन आ गया, क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, किसको, लोअर लिमिट को कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ जहां जहां पे आपके पास क्वेश्चन है x के जगह आप डाल देंगे लोअर लिमिट, क्या है, जी अल्फा, तो आ जाएगा एफ ऑफ जी अल्फा इक्वल अल्फा। तो ये आपको याद रखना है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्ज रूल, याद रहेगा पक्के में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल देखो, ज्यादा अच्छे समझ में आए क्वेश्चन देखेंगे। Assuming the validity of differentiation under the integral sign, show that इंटीग्रल पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू कोसेक थीटा इंटू डी थीटा, इसका आंसर आना चाहिए पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा हो गया मेरे लिए वेरिएबल, तो थीटा के छोड़ के एक और चीज मुझे दिख रही है, क्या है, अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा मेरे लिए पैरामीटर, और अल्फा मेरे लिमिट्स में भी प्रेजेंट है। ऊपर नीचे कहीं पे भी एक भी जगह पे अगर आपको थीटा छोड़ के और कोई वेरिएबल दिख जाए तो समझ जाना हमको कौन सा वाला फॉर्म लगाना है, जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, या हमको फॉर्म लगाना, याद रखेंगे। तो बताइए सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगे, आप क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे लेट एफ ऑफ अल्फा, पैरामीटर के टर्म्स में डिफाइन कर दे, क्या आ जाए इसका आंसर, पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2 साइन थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू कोसेक थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, अब आप करेंगे इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड
apply general form of apply general form of Leibniz rule of differentiation under the इंटीग्रल। चलिए बताइए क्या मिलेगा। सबसे पहले तो डेरिवेटिव लगाना है, तो चलिए अल्फा पे डेरिवेटिव लगाता है डी अपॉन डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू पहली स्टेप पे कोई चेंज नहीं, तो आगे इंटीग्रेशन पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2, बाहर है तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के अंदर आया तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। किस पे लगेगा डेरिवेटिव, जो भी अंदर का क्वेश्चन है उस पे, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा कोसेक थीटा इंटू डी थीटा। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक आप लोगों को। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहली वैल्यू, टोटल 3 वैल्यू, पहली वैल्यू एज इट इज आती, सेकेंड वैल्यू आती है प्लस, तो आ गया प्लस। अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होने वाला है 0 होने वाला है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे आगे की वैल्यू भी लिखाया था। फिर क्या करना पड़ता, फंक्शन में थीटा के जगह अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा कोसेक पाई बाय, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला वैल्यू प्लस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बताइए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, किसका लोअर लिमिट का, तो आ गया पाई बाय 2 माइनस अल्फा इंटू, अब क्या करेंगे, जहां पे लोअर लिमिट को कर दो सब्स्टिट्यूट, जहां जहां पे थीटा है उसके जगह डाल दो पाई बाय 2 माइनस अल्फा, तो आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा इंटू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू कोसेक पाई बाय 2 माइनस अल्फा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है, बट उम्मीद है समझ में आ गए होंगे अगली स्टेप आप लोगों को। चलिए बताइए अब क्या होगा, यहां पे आपको लगाना है इंटीग्रेशन पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2, कहां पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा लगा रहे हो, कौन सा वाला डेरिवेटिव है ये, पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप थीटा को कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, तो साइन थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कोसेक थीटा, इसका क्या होगा स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कोसेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये पूरी वैल्यू आई आपके एक्स के जगह, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो कोसेक थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। कॉस अल्फा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या आता, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आ जाएगा माइनस साइन अल्फा आएगा। कैसे निकाले समझाना सब लोगों को, यहाँ पे आप लोगों ने 2 फॉर्मूले यूज किए, कौन कौन सा, एक तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या आता -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता माइनस साइन एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा लगा रहे हो पाई बाय
2 पे। पाई बाय 2 कैसा है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? 0। तो आगे क्या ब्रैकेट आ रहा है उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी कीजिए, क्या मिलेगा आपको? पाई बाय 2 का डेरिवेटिव, माइनस साइन देखो जैसा था वैसा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1। यहां पे लगाना है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन में जब भी पाई बाय 2 आए, साइन के जगह कॉस, और पाई बाय 2 माइनस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा हर एक वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा। कोसेक में पाई बाय 2 माइनस थीटा। याद है आप लोगों को? साइन में जब भी पाई बाय 2 है, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कॉट के जगह टैन, कोसेक के जगह सेक, और सेक के जगह कोसेक होता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ये भी लिखा दे यहाँ पे। और जो 2 फॉर्मूले लगाए आप लोगों ने, कौन कौन से लगाए? एक तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। बस अब कर लो इसको सॉल्व। चलिए बताइए, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल होगा ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो गया। हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे वैल्यू? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। इंटीग्रल पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और कोसेक को मैं कन्वर्ट कर लूंगा साइन में, आएगा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इंटू ऊपर क्या बचा? साइन अल्फा इंटू डी थीटा बचा। ये तो 0 हो गया, देखने की जरूरत नहीं। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा कॉस इनवर्स ऑफ कोसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा है। सेक अल्फा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस अल्फा, कॉस कॉस कैंसिल, तो अंदर बचेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 बचेगा। याद रखना आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लगाना है? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन अल्फा कैसा है? कांस्टेंट। तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर था, पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2। ये अंडर रूट ऑफ ये साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और पूरे के डिवीजन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस कॉस अल्फा। कॉस की वैल्यू 1 कहां पे होती है? 0 होती है। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? अब ये स्टेप समझी ना आप लोगों को? हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे वैल्यू थी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन को किया क्रॉस, तो आ जाएंगी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और पूरे के डिवीजन में साइन स्क्वायर थीटा। तो डिवीजन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कहां पे? ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर करके। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटने के बाद साइन थीटा चला गया आपका न्यूमरेटर, चला गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को याद है कैसे सॉल्व करते थे? न्यूमरेटर में मेरे को दिख रहा है साइन डी थीटा के साथ, और साइन किसका डेरिवेटिव आ सकता है? कॉस का आ सकता है। तो अगर मैं डिवीजन में कॉस थीटा बना लूं, तो मैं कॉस थीटा को टी लेके न्यूमरेटर को डी टी बना सकता हूं, बना सकता हूं। तो चलिए नीचे कॉस बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमें पता है, क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा जैसा था वैसा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा से लेके पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डी थीटा। 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आता? 0। तो बताइए क्या आ गई यहाँ पे वैल्यू?
साइन अल्फा इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा से लेके पाई बाय टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि मेरे को थीटा वाली वैल्यू कॉस में चाहिए। ये फालतू में जितना 1 वगैरह पालूंगा उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा आना चाहिए। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता क्या, आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वहां पे। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका। क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, आप लिखेंगे पुट cos थीटा इक्वल टू डी, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। भाई यहाँ पे साइन है, डी थीटा है, माइनस साइन है क्या, नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाएंगी माइनस डी टी। अब लिमिट्स भी चेक कर लो, व्हेन थीटा की छोटी वैल्यू क्या है, पाई बाय टू माइनस अल्फा, देन टी की वैल्यू क्या होंगी, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू माइनस अल्फा। याद है कॉस में पाई बाय टू आए तो कॉस की जगह साइन, और क्योंकि पाई बाय टू माइनस थीटा ये हमेशा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कोई भी वैल्यू ले लो सबके साइन आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। When theta equals to pi by 2, then t की वैल्यू क्या आ जाएंगी, cos थीटा, यानी cos pi by 2, cos की वैल्यू 90 पे कितनी होती है, 0। तो चलिए बताइए क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे d अपॉन डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू, क्या की वैल्यू है, d अपॉन डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा, क्या आ जाएंगी, साइन अल्फा इंटू इंटीग्रल, लिमिट कहां से कहां तक जा रहा था, पाई बाय टू माइनस अल्फा से, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय टू माइनस अल्फा है तो टी की वैल्यू क्या मिली आपको, साइन अल्फा, और जब आपके पास थीटा की वैल्यू है पाई बाय टू तब आपकी टी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। साइन अल्फा से लेके 0 तक जा रही वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, जैसा था वैसा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस थीटा को आपने क्या लिया है, टी, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए ये आपको कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, पहले तो माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, या तो माइनस साइन को बाहर निकालता आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटीग्रल साइन अल्फा से लेके 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये वैल्यू होगी डी अपॉन डी अल्फा ऑफ एफ अल्फा। अब कर लेते हैं इसे इंटीग्रेट, चलिए बताइए इसका फॉर्मूला आपको कुछ पहचाना हुआ दिख रहा है क्या, हाँ ये हमको इस फॉर्म में दिख रहा है, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, क्या आता है इसका आंसर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रल का है तो हम कांस्टेंट तो ऐड नहीं करने वाले, तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा जैसा था वैसा, क्या आएंगी वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स के जगह यहाँ पे कौन है, टी, तो आ गया टी अपॉन ए की जगह कौन है यहाँ पे, साइन अल्फा, बिटवीन लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, साइन अल्फा से लेके 0 तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन अल्फा जैसा था वैसा आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट, जहां जहां पे टी है उसके जगह रखो 0, 0 अपॉन साइन अल्फा, क्या आएगा आंसर 0, हो गया अपर लिमिट, माइनस साइन इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट, जहां जहां पे टी है उसकी जगह साइन अल्फा रखो, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वैल्यू आ जाएंगी, तो आ गया माइनस साइन अल्फा, साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती, 0 पे, माइनस साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती, पाई बाय 2 पे, 0 में से पाई बाय 2 गया माइनस पाई बाय 2, माइनस इंटू माइनस प्लस,
पाई बाय टू साइन अल्फा। काय की वैल्यू हो गई है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ एफ अल्फा की हुई कितनी आई? पाई बाय टू साइन अल्फा। लेकिन हमको डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं, तो हम यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में उतर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। आप क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, तो बचेगा एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? ए कांस्टेंट। सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आएगा ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या आएगा? एफ अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 आ गया ऐसा। अब हमको यहां से सी को हटाना है। कैसे हटाते थे याद है? आप पैरामीटर को सब्स्टिट्यूट करते थे, जीरो करते थे, तो आप लिखेंगे पुट अल्फा इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1। अल्फा की जगह अगर मैं जीरो रखूं तो बताइए क्या मिलेगा? यहाँ पे अल्फा की जगह अगर मैं जीरो रखूं तो इंटीग्रेशन आएगा पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक। अगर आप सेम वैल्यू से सेम वैल्यू तक इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को, तो हमेशा आंसर क्या आता है? जीरो। ये तो आपको याद ही होगा। इंटीग्रेशन अगर आप सेम पॉइंट से सेम पॉइंट पे करते हैं तो आपको आंसर मिलता है जीरो, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएंगी जीरो। समझा ना कैसे निकाले? आपने एफ अल्फा को क्या लिया है? यहाँ पे आपने एफ अल्फा को लिया है इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा से लेके पाई बाय टू। अगर मैं अल्फा की जगह जीरो डालता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा? पाई बाय टू माइनस जीरो, यानी पाई बाय टू से पाई बाय टू। अगर आप सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक इंटीग्रेट करते हैं कोई भी आंसर को, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। डाउट है तो करके देख लो, आप इंटीग्रेट कर लो एक्स स्क्वायर को 2 से 2 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 बिटवीन लिमिट 2 से लेके 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा? 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3। क्या आ गया आंसर? याद रखना, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक अगर कभी भी इंटीग्रेट करो तो आंसर क्या आता है आपका? जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिल गई आपको? जीरो। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो आप लिखेंगे पुट अल्फा इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इन वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ अल्फा की जगह रखा जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा? जीरो इक्वल टू माइनस पाई बाय टू इंटू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखा? जीरो, कॉस जीरो 1 इक्वल टू सॉरी प्लस सी आएगा। तो बताइए यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? यहाँ पे माइनस पाई बाय टू उधर जाएगा तो प्लस पाई बाय, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 का आंसर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाय टू कॉस अल्फा प्लस सी, सी की वैल्यू है पाई बाय आ जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर। यहां से पाई बाय टू को निकाल लो कॉमन। देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा क्या थी वैल्यू? ये थी इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस अल्फा से लेके पाई बाय टू, ये पूरी वैल्यू इक्वल टू, यहां से पाई बाय टू को निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा। और ये आपको प्रूव करना था कि इसका आंसर आता है पाई बाय टू इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा आता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इक्वल टू को 1 बाय टू पाई बाय टू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नहीं आ सकता यहाँ पे आंसर का, आंसर आएंगे कॉस
अल्फा, क्योंकि आंसर हमेशा किसके टर्म्स में आता है, पैरामीटर के टर्म्स में आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, यहाँ पे आंसर याद है ना, हमेशा किसके टर्म्स में आता है, पैरामीटर के टर्म्स में। थीटा के टर्म्स में आंसर आ ही नहीं सकता। अपने जितने क्वेश्चन देखे उसमें हमने सीखा था। आ गया किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा सबको? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिए, what are the points of the extrema of the function y इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके x साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब ये वाला क्वेश्चन आपको यहां पे भी पूछ सकता है, और मैक्सिमा और मिनिमा जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे भी पूछ सकता है। एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है यहाँ पे। तो चलिए बताइए सोल्यूशन क्या दिया आपको। हियर y दिया हुआ इंटीग्रल 0 से लेके x साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी, जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको y इक्वल टू के टर्म्स पे क्वेश्चन दिया है। तो आप देखिए सबसे पहली चीज, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, t के रिस्पेक्ट। तो t हो गया मेरे लिए मेरा वेरिएबल। t को छोड़ के मेरे क्वेश्चन में और कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बट लिमिट में दिख रहा है 0 से लेके x। तो x हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा। तो मैं इसको चाहे y लिखूं या तो मैं इसको लिख सकता हूं y ऑफ x, है ना। हम बोलते हैं ना हमेशा फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ये आता है हमारा आंसर। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं y ऑफ x इक्वल टू 0 से लेके x। तो आपको समझ में आ रहा, अगर कोई भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसको छोड़ के आपके इंटीग्रेंड में आ जाए चाहे लिमिट्स में आ जाए, आपको उसको लेना है एज अ पैरामीटर। अब ये कहां पे आ रहा है पैरामीटर आपका, लिमिट्स में आ रहा है। लिमिट्स में जब भी पैरामीटर आए कौन सा फॉर्म लगता है आपका, जनरल फॉर्म लगता है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, x, एंड यूजिंग लेबनिट्स रूल ऑफ यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। बताइए क्या मिलेगा, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y। अगर आपने सिर्फ y लिखे तो y लिखो, y ऑफ x लिखे तो y ऑफ x लिखो, आएगा इक्वल टू, पहले पार्ट में कोई चेंज नहीं, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके x, बाहर है तो डेरिवेटिव, अंदर आएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किस पे, जो भी क्वेश्चन है, साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी आएगा ऐसा। फिर उसके बाद प्लस आता है, क्या करना पड़ता, अपर लिमिट को करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, एक्स। क्वेश्चन में फिर जहां जहां पे टी है उसके जगह क्या करो, एक्स सब्स्टिट्यूट करो, तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा। याद है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको वैल्यू को करना पड़ता है रिप्लेस, याद है ना, एफ ऑफ एक्स, अल्फा की जगह आप लिखते हैं एफ ऑफ एच अल्फा और अल्फा, यानी अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो। अपर लिमिट क्या था, एक्स, तो फंक्शन, ये फंक्शन होता है जहां जहां पे टी है उसके जगह रख दो एक्स, फिर कौन सा साइन आता, माइनस। डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, किसका, लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट क्या है
जीरो, जीरो का डेरिवेटिव आएगा जीरो, आंसर आगे का आंसर पूरा आने वाला है उसका जीरो, लेकिन फिर भी आगे का लिखेंगे। फिर क्या करना है, लोअर लिमिट को कर दो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन जीरो अपॉन जीरो, साइन जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, नहीं, आप लिखेंगे साइन टी बाय टी, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट टी टेंस टू जीरो, यानी टी के जगह मेरे को रखना है यहाँ पे जीरो। समझ में आया, कभी भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म हम लोग डायरेक्ट बनाते नहीं है, तो मैंने क्या किया, लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन टी अपॉन टी लिख दिया। क्यों, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका आंसर आता है 1। समझ में आया क्या करना है यहाँ पे। अब बताइए, डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी कैसा ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता, जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, जीरो, प्लस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जीरो का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, जीरो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, क्या आएगा आंसर 1, आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक। तो चलिए बताइए क्या है आपके पास वैल्यू, देयरफॉर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई ऑफ एक्स, इसका आंसर आ गया मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स, आ गया। बट हमको डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है क्या, नहीं, हमें चाहिए एक्सट्रीमा पॉइंट, ठीक है, क्या चाहिए, एक्सट्रीमा पॉइंट, पॉइंट कहां पे एक्सट्रीम वैल्यू बनाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, और आपको याद होगा फॉर एक्सट्रीम पॉइंट dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आती है, जीरो, याद है पक्के में, तो आप लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स dy बाय dx की वैल्यू आनी चाहिए जीरो, आनी चाहिए, और आपके पास dy बाय dx की वैल्यू है क्या, है dy बाय dx, कितना निकाले आपने, साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू आनी चाहिए जीरो, तो साइन x, x यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, जीरो इंटू एक्स कितना हो जाएगा जीरो, तो साइन x की वैल्यू जीरो कहां पे आती है, जीरो पे आती है, बट आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन जीरो, है क्या, तो आप लिखेंगे सिंस x इज ग्रेटर देन जीरो, साइन की वैल्यू जीरो पे जीरो नहीं हो सकती, तो हम लोग देखेंगे साइन की वैल्यू जीरो कहां पे हो सकती है। याद है वाली मेथड आपको, एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन की, कॉस की एक्सिस पे साइन जीरो होता है, साइन की एक्सिस पे कॉस जीरो होता है, तो देखिए ये हो गया जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, 2 पाई होता है। अब देखो कहां कहां पे जीरो हो सकता है, साइन 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद वापस से पाई पे हो सकता है, फिर उसके बाद वापस से 2 पाई पे, उसके बाद वापस से 3 पाई पे, यानी जब भी पाई आ रहा है तो हमारा साइन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, आप देखें देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ जाएंगी n पाई, वेयर n की वैल्यू आएंगी 1 2 3 अप टू आगे, जितना लेना चाहो उतना, जितने बार आप घूमते जाओगे यहाँ पे, याद है ना, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कौन है, साइन, वो क्या हो जाएगा जीरो। अब एक्स एक्सिस जीरो पे जीरो हो रहा है, बट एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो को छोड़ दो, फिर कहां पे जीरो होगा, पाई में, फिर वापस से 2 पाई में, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो इतने पूरे लिखते बैठोगे क्या, नहीं, आपने लिख दिया x इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और हमको यही निकालना था, तो ये हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर, तो आप देंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू आगे आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन। ये पूरा क्वेश्चन फिर से ऐसा लिख दीजिएगा, इजी है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्ज रूल अच्छे से आता है तो आप डेरिवेटिव वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा आती है जीरो फॉर एक्सट्रीम, आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगला देखो, प्रूव दैट
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर t into dt has maxima at 2 points and minima at 3 points. अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म पूछ रहा है कि आपसे कि एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे आएगा, नहीं, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ कहाँ पे आएगा ये भी बताओ। अगर आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जब कैलकुलस पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लेबनिट्ज रूल देखा था, लेकिन वहां पे हमने डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल अप्लाई किया था, है ना। 0 से लेके x है तो हम डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल अप्लाई कर दे रहे थे। असल में किस तरीके से अप्लाई होता है अब आपको समझ में आ रहा हूं, तो पेपर में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आओ ना, ये मेथड यूज करना ताकि आपका कहीं पे आधा मार्क भी ना काट पाए सामने। समझ में आ रहा है? तो हम डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल लगाने के बजाय ऐसा पूरा एक्सप्लेन करते हुए लगाएंगे, ऐसा पूरा एक्सप्लेन करते हुए लगाएंगे। समझ में आ रहा है? पक्के में समझा? हमने शायद एक क्वेश्चन देखा है वैसा करके, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या दिया हुआ है आपको हियर। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से लेके एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर t इंटू डी दिया हुआ है ऐसा आपको। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम इंटीग्रेशन लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू t, तो t हो गया मेरे लिए मेरा वेरिएबल। इंटीग्रेंड में पूरी वैल्यूज t की है तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वहां पे क्या है, x है, यानी x क्या हो गया मेरे लिए पैरामीटर। तो देखो क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है। कैसे करते हैं इसको, आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, पैरामीटर कौन है x, एंड यूजिंग जनरल फॉर्म of Leibniz rule for differentiation under the इंटीग्रल साइन। बताइए क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं इसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकता हूं। क्या आएंगे इसकी वैल्यू, पहले तो इंटीग्रल 0 से लेके एक्स का, बाहर है तो डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर t इंटू dt आएगा। फिर उसके बाद कौन सा साइन डालते हैं, प्लस। फिर क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, किसको, अपर लिमिट को, तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। साथ साथ क्वेश्चन में जो फंक्शन है जहां जहां पे t है उसके जगह सब्स्टिट्यूट करो अपर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ गया x का पावर 4 माइनस 5t, t की वैल्यू है x का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस ई टू द पावर t, t की जगह आ गया x का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद कौन सा साइन आता, माइनस। डिफरेंशिएट करना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, किसको, लोअर लिमिट को, तो आ गया 0। फिर क्या करेंगे, जहां जहां पे t है वहां पे डालो 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e का पावर आगे वैल्यू। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगा। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे x की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये पूरा हो गया हमारे लिए कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आ जाएगा 0। 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होता, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स टू द पावर 4
माइनस 5x² प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x² माइनस 0 का डेरिवेटिव 0। तो 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई आंसर क्या आने वाला आएगा। तो यहां से हमको मिल गया है ये वैल्यू, क्योंकि 0 ऐड हो 0 सब्ट्रैक्ट तो कुछ भी चेंज होता है क्या नहीं। तो वैल्यू हो गई f डैश ऑफ x की, यानी पहले डेरिवेटिव की। तो आ जाएगा देयरफॉर f डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो आप देख रहे हैं, इससे आप एक्सट्रीम वैल्यू वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं करके। ये रूल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं x को अंदर लेके चला जाऊं तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 5 एक्स का क्यूब प्लस 4x अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x²। ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको भी समझ में आ जाएगा। इसको तो इक्वेशन नंबर पहले बताइए आप क्या ढूंढते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो आप लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट क्या रहता पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 0। तो f डैश ऑफ x क्या है आपके पास 2x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x²। इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0। मतलब क्या आएगा x इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 0 अपॉन 2 क्या आ गया आंसर 0। 2 प्लस e टू द पावर x² यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो अंदर क्या बचा x का पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4। इसके फैक्टर निकालो 1 इंटू 4 1 जार 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे -5 है, तो मैं इसको ले सकता -1 -4। देखो -1 इंटू -4 हो जाएगा 4 और -1 -4 क्या आ जाएंगी वैल्यू -5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या x इंटू एक्स टू द पावर 4। पहले मैं लिखूंगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा क्या निकल रहा है यहाँ पे x का पावर 4 यहाँ पे x²। तो x² को निकाल लो कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x² -1। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा क्या -4 कॉमन निकल रहा था। यहाँ पे क्या बचेगा x² -1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गई यहाँ से वैल्यू आपके पास x इंटू यहाँ पे भी x² -1 यहाँ पे भी x² -1 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा x² -4 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया x² -1 का स्क्वायर और x² -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ x² -2 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता x + 1 इंटू x -1 x + 2 इंटू x -2 इक्वल टू 0 लिख सकता। समझा ना आपको। मैंने x² -1 को लिखा x² -1 का स्क्वायर a² - b² क्या रहता a + b इंटू a - b। x² -4 को मैंने लिखा x² -2 का स्क्वायर a² - b² क्या रहेगा a + b इंटू a आएगा। इतनी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है 0। आ रहा है। ऐसा कब होगा जब पहली वैल्यू 0 हो या तो दूसरी वैल्यू 0 हो या तो तीसरी वैल्यू 0 हो या तो चौथी वैल्यू 0 हो या तो पांचवी वैल्यू 0। तो बताओ यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिली। पहली मिली 0, दूसरा यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, यहाँ पे +2 इधर गया तो -2, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2। तो टोटल कितने एक्सट्रीम पॉइंट मिले आपको 5 एक्सट्रीम पॉइंट मिले। देखो हम सही राह पे जा रहे क्या। हमको बताना है 2 जगह पे मैक्सिमम वैल्यू 3 जगह पे मिनिमम वैल्यू। टोटल कितने पॉइंट आ रहे हैं 5। अभी तक हम सही राह पे जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो अभी तक आपके पास f डैश ऑफ x की वैल्यू, अब आप निकाल लो f डबल डैश ऑफ x। तो आप इन्हें डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। बताइए f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x और हम डेरिवेटिव लगा देंगे इस वैल्यू पे, क्योंकि यहां पे अगर लगाएंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा करके मैं x को अंदर लेके जा चुका। तो 2 कांस्टेंट है मेरा डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। टू कांस्टेंट है मेरा डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। ऊपर वाला हो गया u, नीचे वाला हो गया v। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या रहता v
डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। याद है सब लोगों को? तो लगाइए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस e का पावर x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ u लगाइए इस पे डेरिवेटिव x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x का पावर 4 माइनस 5 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 3 5 15x स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 4 into 1 ये आ गया v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u क्या है u की वैल्यू x टू द पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ v 2 का डेरिवेटिव 0 e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, लेकिन x की जगह क्या आया x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव 7 में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय नीचे क्या वैल्यू आएंगी v का स्क्वायर यानी 2 प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। तो देखो मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाता है। डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस e टू द पावर x स्क्वायर 5x टू द पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, देखो मैं ऐसे x को कॉमन ले सकता तो आ गया x इंटू x को जैसे ही कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या बचेगा x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 और x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, इसके ये फैक्टर निकाला था मैंने, क्या था x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, इसके जगह आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इंटू e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x डिवाइड बाय 2 प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। बस अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखते जाओ और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते जाओ। वैल्यू कब नेगेटिव आ रही कब पॉजिटिव आ रही, जहां पे नेगेटिव आएंगी वहां पे हो जाएगा मैक्सिमा, जहां पे भी पॉजिटिव आ जाएंगी वहां पे हो जाएगा मिनिमम। चलिए बताइए सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या है x इक्वल टू 0, तो निकालते हैं f डबल डैश ऑफ 0, जहां पे x है उसके जगह 0 डालो, x की जगह 0 डालूंगा तो पीछे का पूरा ब्रैकेट हो गया 0, तो उसको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं तो डायरेक्ट निकालो 2 इंटू 2 प्लस e का पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 1 2 प्लस 1 3 इंटू ये हो गया 0 ये हो गया 0, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऐसा थोड़ा डायरेक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस इतनी बची हुई नहीं रहेंगी पेपर में, तो क्या आएगा 4 2 8 इंटू 3 बाय 9 3 3 9, तो आंसर है 8 बाय 3। 8 बाय 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा मिनिमम, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f of x is minimum at x equals to 0। कौन सी टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमम, आंसर लेस देन 0 आए तो मैक्सिमम आएगा। फिर बताइए नेक्स्ट वैल्यू f डबल डैश ऑफ x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो चलिए जहां जहां पे x है उसके जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस e टू द पावर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, आ गया 2 प्लस e, 5 के x के जगह रखना है -1, 5 इंटू -1 का पावर 4, तो आ जाएगा 5 माइनस 15 इंटू -1 का स्क्वायर +1 प्लस 4, x के जगह जैसे ही -1 रखूंगा -1 प्लस 1 0, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा 0। अब समझ में आया, इसको ऐसा फैक्टर क्यों बना के लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेम चीज यहाँ पे 2 प्लस e टू द पावर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और उसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर में आएगा, तो क्या है वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस e इंटू 5 प्लस 4 9, 9 में से
15 गया तो कितना आएगा वैल्यू, -6 डिवाइड बाय 2 प्लस ई का होल स्क्वायर, 2 प्लस ई और उसका स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या है वैल्यू, -6 2 12 अपॉन 2 प्लस ई। यहाँ पे देखो 12 भी एक पॉजिटिव नंबर है, 2 और ई सब पॉजिटिव है, सामने कौन सा साइन है, माइनस। कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, लेस देन 0। बोल सकते देयरफॉर f of x is minimum at x equals to, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है ना। ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े हमको। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस ई का पावर 1 आ जाएगा, ई 5 1 जार 5 माइनस 15 1 जार 15 प्लस 4 माइनस, जैसे ही 1 डालूंगा 1 माइनस 1 0, तो पीछे का पूरा आंसर आ जाएगा 0 अपॉन 2 प्लस ई का होल स्क्वायर। फिर से सेम ही आंसर आ रहा हमारा है ना, 2 जैसा था वैसा, इंटू 2 प्लस ई, यहाँ पे 5 प्लस 4 9, 9 में से 15 किया तो कितना आएगा, -6 डिवाइड बाय 2 प्लस ई का होल स्क्वायर, स्क्वायर और 2 प्लस ई कैंसिल आएगा, -12 अपॉन 2 प्लस ई। पिछले केस में भी वही आया था, -12 अपॉन 2 प्लस, ये भी वैल्यू है लेस देन 0, यानी f of x is maximum at x equals to 1। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं मैक्सिमा, ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा पूछे उस हिसाब से। फिर उसके बाद कहां पे निकालना है, -2 पे, तो एफ डबल डैश ऑफ -2 है ना, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, -2 है, तो आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ -2। क्या करेंगे, 2 इंटू जहां जहां पे x है उसकी जगह रखो -2, तो आएगा e टू द पावर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, यहाँ पे आएगा -2 का पावर 4, माइनस का कभी भी इवन पावर आंसर आता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 5 आएगा, 5 6 जार 35 1 जार 5 5 प्लस 3 8, तो आ गया 80 -2 यानी माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आपको निकालना पड़ेगा 15 इंटू 4, 5 4 जार 20 4 1 60 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे तो जैसे आप x की जगह -2 डालेंगे ये ब्रैकेट हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा पूरा 0 अपॉन नीचे आएगा 2 प्लस e टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अब तक तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस e टू द पावर 4 इंटू 80 में से 60 गया तो 20, 20 प्लस 4 24 डिवाइड बाय 2 प्लस e टू द पावर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 48 अपॉन 2 प्लस e का पावर 4, एक भी नेगेटिव वैल्यू है क्या, नहीं, तो आ गया ग्रेटर देन 0। देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है, वहां पे मिनिमा होता है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f of x is minimum at x equals to माइनस आएगा। और लास्ट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, x इक्वल्स टू 2 पे भी सेम आंसर आने वाला है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसका भी आंसर क्या आएगा, 48 अपॉन 2 प्लस ई का पावर 4, आप निकाल के देख लो, 48 अपॉन 2 प्लस ई का पावर 4, ये भी है ग्रेटर देन 0, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f of x is maximum at x equals to 2। हमको क्या प्रूव करना था कि 2 पॉइंट पे आता है मिनिमा और 3 पॉइंट पे आता है, सॉरी 2 पॉइंट पे आता है मैक्सिमा और 3 पॉइंट पे आता है मिनिमा, तो आप लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन f of x has maxima at 2 point, namely x equals to -1 and 1 and minima at 3 point, x equals to 0 -2 और आपने प्रूव करके बता दिया, फिर वो लिख दो फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। अब हमारे इस टॉपिक का और रियल एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² इंटू इंटीग्रल 4 से लेके x 4 टाइम्स t² माइनस 3 टाइम्स f डैश ऑफ t इंटू dt, देन व्हाट इज f डैश ऑफ 4। आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पे वैल्यू बताइए f डैश ऑफ 4 की, हमें बताना है f डैश ऑफ 4 की वैल्यू, और हम इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। हियर हमारे पास है f ऑफ x की वैल्यू जो है 1/x² इंटीग्रल 4 से लेके x 4t² माइनस 3 टाइम्स f डैश ऑफ t इंटू dt। अब देखो यहाँ पे आफत ये है कि हमको पता नहीं है यहाँ पे f ऑफ t है क्या, है ना। यहाँ पे ये f डैश ऑफ t है क्या हमें पता नहीं है, बट हमें यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू, तो t हो गया मेरे लिए वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी और फंक्शन नहीं है, लेकिन लिमिट में हमको दिख रहा है x, तो x हो गया मेरे लिए मेरा पैरामीटर। तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करता हूं, लेकिन देखिए यहाँ पे आफत यह है कि बाहर भी एक पैरामीटर वाली वैल्यू है और यहाँ पे लिमिट में भी एक पैरामीटर वाली वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट लेबनिट्ज रूल लगा सकते क्या? नहीं, पहले आपको लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा। f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा d/dx ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएंगी वैल्यू, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, क्या होता है u, तो आ गया 1/x², डेरिवेटिव ऑफ v, v की वैल्यू क्या है 4 से लेके x 4t² माइनस 3 टाइम्स f डैश ऑफ t इंटू dt, तो हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v। फिर उसके बाद प्लस v आ जाएगा, प्लस v क्या है, v आपके पास यहाँ पे v है हमारे पास इंटीग्रल 4 से लेके x 4t² माइनस 3 टाइम्स f डैश ऑफ t इंटू dt, ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। 1/x² का डेरिवेटिव निकालना है, 1/x² मतलब ऊपर जाएगा तो x का पावर -2, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है n, x टू द पावर n -1, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव -2 x का पावर -2 -1 -3, ऊपर है तो -3, नीचे आएगा तो प्लस आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों लगाया समझ रहा है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर कौन है x, तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर भी एक x की वैल्यू है, और इंटीग्रेट करने के बाद अगर मैं लिमिट x के टर्म्स में डालूंगा तो इसका भी आंसर किसके टर्म्स में आएगा, x के टर्म्स में। x के टर्म्स में जब भी दो अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। आएगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे भी इंटीग्रेशन के बाहर डेरिवेटिव लग रहा है हम क्या लगा सकते हैं, लेबनिट्ज रूल लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, तो आप लिखेंगे अप्लाई जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। जनरल फॉर्म क्यों, क्योंकि लिमिट में हमें पैरामीटर दिख रहा है ना। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, d/dx ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/x² जैसा था वैसा आ गया। उसके बाद बताइए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप बाहर है इंटीग्रेशन के तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किस पे लगेगा, पूरे क्वेश्चन पे, तो आ गया 4t² माइनस 3 टाइम्स f डैश ऑफ t इंटू dt, आ गया पहली वैल्यू। फिर क्या होता, प्लस साइन डालना पड़ता है,
डेरिवेटिव लगता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, किस पे, अपर लिमिट पे, तो डेरिवेटिव लग गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पे, एक्स पे। फिर क्या करना पड़ता, जहां जहां पे टी है उसके जगह डाल दो एक्स, यानी अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट कर दो, तो आ जाएगा 4 टाइम टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ टी की जगह आ जाएगा एक्स। आ गया। उसके बाद माइनस साइन आता है, फिर क्या करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, किसको, लोअर लिमिट को, तो आ गया 4 को डिफ्रेंशिएट करो, और फिर क्या करते हैं, लोअर लिमिट को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ, आ गया। तो इस पे मैंने लगा दिया लेबनिट्ज रूल। नीचे वाले में तो डेरिवेटिव वाली टर्म है क्या, नहीं, तो लेबनिट्ज रूल लगा सकता क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दो, तो आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रल 4 से लेके एक्स 4t स्क्वायर माइनस 3 एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। आ गया, ये वाली वैल्यू को मैं सामने लेके आ गया, और कुछ भी किया हूं क्या यहाँ पे, नहीं किया। समझा बात क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ रहा है सबको। चलिए बताइए, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा। बताइए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैं इसको एफ डैश ऑफ एक्स लिख दूं, लिख सकता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहा है, यहाँ पे एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये पूरा हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और 0 कभी भी इंटीग्रेट करो आंसर क्या आता, 0। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है, तो 1 इंटू क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। उसके बाद क्या है वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, -2 टाइम्स एक्स क्यूब इंटीग्रल 4 से लेके एक्स 4t स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ टी इंटू डी आएगा। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में काहे की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू, मतलब यहां पे जहां पे x है x के जगह रख दो 4, है ना, तो हमको मिल जाएंगे एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू, तो आप लिखेंगे पुट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 इंटू वी के। बताइए क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स के जगह आ गया 4 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के जगह आ जाएगा 4, उसका है स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स के जगह आ जाएगा 4, तो आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स के जगह आ जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन एक्स के जगह आ जाएगा 4, उसका है क्यूब, इंटीग्रल आ जाएगा 4 से लेके एक्स के जगह आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ टी इंटू डी। याद है मास्टर ने क्या बताया था, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक जब भी इंटीग्रेट करोगे आंसर आएगा 0। याद है सब लोगों को, पक्के में, भूले तो नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 के स्क्वायर को अंदर लेके चला जाऊंगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर जाएगा अंदर, 4 स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 एफ डैश ऑफ 4 आएगा, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन जा रहा है 4 से लेके x, x के जगह मैंने रखा हूं 4, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है, तो ये 1/4 स्क्वायर को अंदर लेके चला गया। बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो और निकाल लीजिए आपका फाइनल आंसर। बताइए क्या आएंगी वैल्यू, एफ डैश ऑफ 4 जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस 3/16 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू 4, यहाँ से एफ डैश ऑफ 4 का आप निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3/16 इक्वल टू 4, तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू
पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उधर शिफ्ट करते हैं, पहले निकाल ही लेते हैं। 16 1 जार 16, 16 प्लस 3 कितना आएगा 19 अपॉन 16 इक्वल्स टू 4। मुझे चाहिए एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू, तो 4 जैसा था वैसे यहाँ पे 16 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, 19 मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएगा तो डिवीजन। तो क्या आएगा आंसर एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 4 जार 24, 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 6 आएगा 64/19। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसी के साथ हमारा रियल एनालिसिस होता है समाप्त। कल से हम शुरू करने वाले वेक्टर एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।